तृतीय वर्ष के सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के पेपर में अपन संयुक्त राष्ट्र संघ के टॉपिक को देख रहे थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय को ही आगे बढ़ाते हुए आज अपन संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे और सबसे प्रमुख अंग सुरक्षा परिषद की स्थिति को देखते हैं। सुरक्षा परिषद के संपूर्ण संगठन और क्रियाकलाप को देखने का प्रयास करते हैं। सुरक्षा परिषद एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यकारी अंग है। यदि महासभा इसका विधायी अंग है तो सुरक्षा परिषद एक प्रकार से कार्यकारी अंग है, कार्यपालिका है। और इसलिए सुरक्षा परिषद का महत्व बहुत अधिक है। सुरक्षा परिषद के 5वें अध्याय में, चार्टर के 5वें अध्याय में इसके संगठन की चर्चा की गई है और इसके अनुसार सुरक्षा परिषद में मूलतः 5 स्थायी सदस्य, सोवियत संघ उस समय जो अब रूस है, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन ये स्थायी सदस्य थे और 6 अस्थायी सदस्य थे, यानी कि मूल रूप से कुल 11 सदस्य थे। लेकिन 1965 में चार्टर में संशोधन करते हुए जो अस्थायी सदस्य थे इनकी संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई और इस प्रकार सुरक्षा परिषद में अब जो है वो 10 अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। इन 10 अस्थायी सदस्यों में से एशियाई अफ्रीकी राज्यों से 1, पूर्वी यूरोप से 2, 5 एशियाई अफ्रीकी राज्यों से, 1 पूर्वी यूरोप से, 2 दक्षिण अमेरिका से तथा शेष 5 पश्चिमी यूरोप से, 2 पश्चिमी यूरोप से होने चाहिए। इस प्रकार एक प्रकार से व्यापक बनाने की कोशिश की गई। इसकी व्यापकता को बढ़ाने की कोशिश की गई। इसका प्रतिनिधित्व पूरे विश्व को देने का प्रयास किया गया था। भारत कई बार सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ है। अभी इस वर्ष ही भारत फिर से बहुत ही प्रचंड बहुमत से, जो जहां पर लोगों ने चुना उसके प्रचंड बहुमत से भारत पुनः सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। यद्यपि भारत हमेशा से ये मांग करता रहा है कि सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन किया जाए, इसका लोकतांत्रिकरण किया जाए, क्योंकि सुरक्षा परिषद में भारत जैसे 100 करोड़ से ज्यादा, 125 करोड़ से ज्यादा देश का प्रतिनिधित्व नहीं है, दुनिया की बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं है। भारत के इस मुहिम में ब्राजील, जर्मनी, जापान भी शामिल हैं और उनका भी कहना है कि किसी न किसी प्रकार से उनको भी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए और इसका बहुत लंबे समय से प्रयास हो रहा है। ये कुल मिलाकर सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ की लोकतांत्रिकरण की आवाज है। तो ये एक बहुत सीरियसली, गंभीरता से भारत इसको आगे लेकर जा रहा है। सुरक्षा परिषद जो है एक ऐसा सदन है जो स्थायी रूप से सत्र में रहता है, स्थायी रूप से सत्र में रहता है और इसकी बैठक 14 दिन में एक बार होती है। यदि आवश्यकता हो और अंतर्राष्ट्रीय शांति की कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो 24 घंटे की सूचना पर भी ये बुलाई जा सकती है। सुरक्षा परिषद में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र के सिर्फ एक एक प्रतिनिधि रहते हैं और इस प्रकार 15 सदस्य ही उपस्थित रहकर गंभीर मुद्दों के ऊपर विचार करते हैं और निर्णय के लिए, किसी भी निर्णय के लिए, प्रक्रिया संबंधी किसी भी निर्णय के लिए 9 सदस्यों का बहुमत आवश्यक होता है सुरक्षा परिषद में। साथ में एक और है कि जितने भी स्थायी सदस्य हैं उन सभी की स्वीकार्यता किसी निर्णय में आवश्यक है। अगर एक सदस्य देश भी, एक स्थायी सदस्य देश ने भी अगर असहमति व्यक्त की तो वो निषेधाधिकार यानी वीटो माना जाता है, फिर वो प्रस्ताव पारित नहीं होता। और इसलिए सुरक्षा परिषद जो है वो काफी इम्पोर्टेंट है स्थायी सदस्यों के संदर्भ में। स्थायी सदस्यों का जब तक की सहमति नहीं होती, यही कारण है कि शीत युद्ध के दौरान हम देखते हैं कि अमेरिका के प्रस्ताव को सोवियत संघ वीटो करता था, सोवियत संघ के प्रस्ताव को अमेरिका वीटो करता था। तो वीटो के चक्कर में, निषेधाधिकार के चक्कर में कई बार कार्रवाई और प्रस्ताव पारित ही नहीं हो पाता था, कार्रवाई नहीं हो पाती। चलिए, कार्य और क्षेत्राधिकार। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का कार्य और क्षेत्राधिकार बहुत व्यापक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और की स्थापना के लिए जो भी प्रयास करने हो, कार्रवाई करनी हो और विशेष रूप से सैन्य कार्रवाई
का प्रस्ताव पारित करना हो, ये सुरक्षा परिषद के बिना संभव नहीं है। नए राष्ट्रों को सदस्यता प्रदान करना, महासचिव का चयन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आदि ऐसे सभी कार्य हैं जो महासभा के साथ मिलकर करती है, और ये एक प्रकार से बाध्यकारी भी है। सुरक्षा परिषद अपने स्वयं के निर्णयों को भी आंतरिक मामलों का भी निर्णय करती है, और केवल सुरक्षा परिषद ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आक्रांता देश के खिलाफ कार्रवाई करने का, चाहे वो कूटनीतिक स्तर पर कोई इम्बार्गो हो, सैंक्शन हो, या फिर आर्थिक नाकेबंदी हो, या फिर सैन्य कार्रवाई हो, ये सब सुरक्षा परिषद के निर्णय से ही किया जा सकता है। अंततः सुरक्षा परिषद का उद्देश्य यह है कि शांति की स्थापना हो, और अगर कहीं आक्रमण प्रति आक्रमण की स्थिति बनती है, युद्ध की स्थिति बनती है, तो उसे नियंत्रित किया जाए, आक्रांता देश के खिलाफ वो कार्रवाई की जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 109 के अनुसार महासभा के 2/3 सदस्यों के मत के अतिरिक्त सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का समर्थन भी होना चाहिए। अब सुरक्षा परिषद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए 4 तरीके अपनाता है। पहला, सबसे पहले संबंधित राष्ट्रों को आपसी वार्ता व पत्र व्यवहार के लिए प्रेरित करता है, आपसी बातचीत के लिए प्रेरित करता है। दूसरा, मध्यस्थों और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों द्वारा निर्णय का प्रयास करता है। तीसरा, प्रभावी उपाय के रूप में दोषी राष्ट्र यानी आक्रांता राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध की आज्ञा दे सकता है। आर्थिक प्रतिबंध को इम्बार्गो भी कहते हैं, ट्रेड इम्बार्गो कहते हैं। समुद्री नाकेबंदी होती है, जैसे कि अमेरिका ने कई सालों तक क्यूबा के ऊपर लगाया, कई सालों तक उत्तर कोरिया के ऊपर रहा, ये अभी ईरान के ऊपर है। तो ये ट्रेड एम्बार्गो या आर्थिक नाकेबंदी, प्रतिबंध इत्यादि इत्यादि। और अंतिम उपाय के रूप में आवश्यकता पड़ने पर सैन्य कार्रवाई भी होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पास यद्यपि अपनी सेना नहीं है, अपनी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, लेकिन वह अपने सैन्य कार्रवाई के लिए सदस्य राष्ट्रों के सैन्य सहयोग पर निर्भर करता है। भारत भी निरंतर अनेक देशों में शांति स्थापना के लिए जहां भी सैन्य कार्रवाई हुई, चाहे वो अफ्रीकी देश अंगोला में हो, या कॉन्गो में हो, या फिर अनेक देशों में कार्रवाई हुई है, वहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ सेना में भारत ने भी अपने सैनिकों को निरंतर भेजा है शांति स्थापना के प्रयास में। यद्यपि कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सेना में शामिल होने के लिए जहां पर राजनीतिक कारणों से कार्रवाई होती है, जैसे अफगानिस्तान इत्यादि, वहां पर भारत ने अपने सैनिक भेजने से मना भी कर दिया। तो ये सदस्य राष्ट्रों के सहयोग के आधार पर ही हो सकता है। फिर सबसे अहम तो ये भी है कि कूटनीतिक स्तर पर प्रयास किए जाए। अगर वो असफल हो तो फिर सैनिक कार्रवाई की जाती है। सुरक्षा परिषद जो है वो मतदान की प्रणाली धारा 27 में इसका वर्णन है, और इसमें जैसा मैंने कहा 9 सदस्यों का स्वीकारात्मक मत चाहिए, साथ में सभी का 5 सदस्यों की सहमति भी चाहिए, और अगर सहमति 5 सदस्यों की नहीं होगी तो वीटो माना जाएगा, निषेधाधिकार। इस वीटो के ऊपर तो बहुत बड़ी बहस हो चुकी है, बहुत बड़ी बहस होती रहती है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने लगभग 114 बार वीटो का प्रयोग किया, अमेरिका ने 80 बार प्रयोग किया वीटो का, ब्रिटेन ने 29 बार प्रयोग किया, फ्रांस ने 16 बार और चीन ने 11 बार। यानी कि शीत युद्ध के दौरान वीटो की पूरी एक राजनीति चलती थी। प्रतिपक्ष अगर कोई प्रस्ताव लाता तो निश्चित रूप से जो पहला पक्ष था वो वीटो करता, और कोई भी नहीं चाहता था कि कोई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कोई कार्रवाई करे, क्योंकि आपस की शीतकालीन तनाव की राजनीति शामिल। सोवियत संघ ने पहली बार फरवरी 1946 में लेबनान तथा सीरिया के से ब्रिटिश एवं फ्रांसीसी ने हटाए जाने का जो प्रस्ताव था उसके ऊपर वीटो किया था, और अनेक मामलों में वीटो किया प्रस्ताव को। इस वीटो को समाप्त करने का भी तर्क दिया जाता है। जब भारत समेत अनेक देश सुरक्षा परिषद के लोकतांत्रिकरण और भारत को सदस्य बनाने की वकालत करते हैं, तो 2 तर्क दिए जाते हैं कि आप या तो, जैसे कि एक प्रस्ताव भी आया कि भारत समेत 4 बड़े देशों को सुरक्षा परिषद की सदस्यता दे दी जाएगी, बट विदाउट
वीटो के बिना भारत इसका विरोध करता है, कहते हुए कि या तो आप वीटो पूरी तरह समाप्त करें या नहीं तो वीटो का अधिकार जो नए संभावित सदस्य हैं उनको भी दिया जाए। देखिए, सुरक्षा परिषद भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यकारी अंग है और इसके बिना संयुक्त राष्ट्र संघ लगभग पंगु है। हालांकि शीत युद्ध ने सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ को बहुत लंबे समय तक एक प्रकार से निष्क्रिय किए रखा, पैरालिटिक बनाए रखा, लेकिन फिर भी सुरक्षा परिषद की स्थिति तो निर्णायक है। दुनिया के अनेक देशों में इसकी निर्णायक भूमिका रही है। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच के शीत युद्ध को के तनाव में भले ये थोड़ा सा कमजोर रहा, लेकिन ये भी तय है कि बिना सुरक्षा परिषद के संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व एक प्रकार से निष्प्रभावी ही रहेगा। ये सुरक्षा परिषद एक बहुत निर्णायक का ये अंग है। मैं अगले व्याख्यान में बच्चों जो अपने दूसरे अंग हैं सचिवालय, न्यास परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, मैं उसकी चर्चा करूंगा। और एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर आपको बहुत सारे प्रश्नों को तैयार भी करना है। मैं कुछ प्रश्न भी भेजूंगा, उसको भी आप सॉल्व करें। इसके ऊपर एकाधिक प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में, आगे भी जीके के हिसाब से भी, प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से भी यूएन का प्रश्न तैयार करें अच्छे से।